हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रीवियस वीडियो में। अब इसका पार्ट 2 रहेगा जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह वीडियोज के लिए कोई और सब्जेक्ट पर भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए होंगे तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसके चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और आगे भी जो वीडियोस आएंगी वो उसी प्लेलिस्ट में ऐड होती रहेंगी। तो शुरू करते हैं इसमें और 16 क्वेश्चन लेते हैं। बैड डेट अकाउंट इज डैश अकाउंट। अशुद्ध ऋण खाता है डैश खाता, वास्तविक व्यक्तिगत नाम मात्र कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैड डेट जो है वो किस तरह का अकाउंट है। तो मैं पहले आप लोगों को बता चुकी थी। तो अकाउंट कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। ये 3 टाइप्स होते हैं अकाउंट के। यहाँ पर जो बैड डेब्ट है अशुद्ध ऋण है, तो अशुद्ध ऋण जो होगा किस तरह का अकाउंट हो गया, किस तरह के अकाउंट में जाएगा। तो आपको पहले मैंने बताया था जो रियल होता है, रियल अकाउंट में एसेट्स आ जाती हैं। जो भी एसेट्स आ रही हैं या जा रही हैं वो आ जाएंगी इसमें। जो पर्सनल अकाउंट होता है, किसी व्यक्ति का खाता होता है, किसी कंपनी का खाता होता है, वो हो जाता है। अगर इसे हम पर्सन का अकाउंट भी लिख सकते हैं। और जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो कौन सा हो जाता है, उसमें सारे लॉस आ जाएंगे, जो भी आपकी हानियां होंगी, जो भी प्रॉफिट होंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वो आ जाएंगे इसमें। जो भी एक्सपेंसेस आप करिएगा वो आ जाएंगे, प्लस जो भी इनकम होगी वो आ जाएगी। तो ये 4 चीजें मेनली दिखाई जाती हैं नॉमिनल अकाउंट में, यानी कि नामात्र खाते में। तो यहाँ पर बैड डेब्ट क्या है, बैड डेब्ट एक तरह का एक ऐसा डेब्ट होता है, एक ऐसा ये ऋण है जो अब हमें नहीं मिल पाएगा, या हमें ये संभावना हो गई है, कोई तरह से शोर हो गया है कि अब इसको वो रिकवर नहीं हो पाएगा, वसूली उसकी नहीं हो सकती, तो वो अशुद्ध ऋण माना जाता है। वो आपका नॉमिनल अकाउंट में आएगा, नाममात्र खाते में आता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। लेखांकन प्रणाली जांच और संतुलन की एक प्रणाली प्रदान करती है। एकल प्रविष्टि, द्वितीय प्रविष्टि, दोहरी प्रविष्टि, तिहरी प्रविष्टि। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सी आपकी कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम है जो कि क्या प्रोवाइड करा रहा है आपको, चेक्स एंड बैलेंसेस का एक सिस्टम है या प्रणाली है। कौन सी हो जाएगी, सिंगल एंट्री, फाइनेंशियल एंट्री, डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री, कौन सी हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल है, डबल एंट्री सिस्टम हो जाता है। जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें हम दोनों ही पहलुओं को देखते हैं, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसके दोनों साइड जो इफेक्ट कर रहे हैं, डेबिट या क्रेडिट, दोनों साइड्स को का लेखा किया जाता है, दोनों साइड्स की रिकॉर्डिंग की जाती है, उनको रिकॉर्ड में रखा जाता है और उन्हीं के बेसिस से अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। It means that cash is received by the business from the proprietor. It results in the immediate receipt of cash. इसका अर्थ है कि व्यवसाय को स्वामी से नगद प्राप्त होता है, इसके परिणाम से नगद की तत्काल प्राप्ति होती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन से ऑप्शन में जो व्यवसाय को स्वामी से, यानी कि जो बिजनेस है उसे, जो ओनर होगा उससे कैश रिसीव हो रही है और उसके परिणाम से क्या है, जो कैश की इमीडिएट रिसीप्ट है, हमें कैश हो रहा है, यानी कि जो पूंजी लगाई जा रही होती है बिजनेस में, तो जो ओनर्स होते हैं वो पूंजी को, कैपिटल को लगाते हैं बिजनेस में, तो बिजनेस में कैपिटल रिसीव हो रही होती है। तो इन 4 में से कौन से ऑप्शन से आपको ऐसा लग रहा है या ऐसा कहा गया है। एंटनी ने 10,000 रुपए से व्यवसाय शुरू किया है, 2,000 रुपए से नगद माल खरीदा गया, चंदर से 100 रुपए का कमीशन लिया गया या फिर 1,000 रुपए नगद में माल बेचा गया। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन से आपको ऐसा लग रहा है कि बिजनेस ने कोई किसी भी तरह की कोई भी कैश को रिसीव किया है स्वामी से, ओनर से मिलनी चाहिए। यहाँ पर पॉइंट ये कह रहा है कि ओनर से मिल रही। ऐसे तो ट्रांजेक्शन बहुत होते हैं, कोई भी हम माल को, कोई वस्तु जो है हम अपनी परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है तो डिटेल्स हो जाते हैं, वो ओनर नहीं होते। तो यहाँ पर ओनर से रिसीव हो रहा है, तो वो आपका पहला पॉइंट जो दे रखा है कि एंटनी ने 10,000 रुपए से व्यवसाय शुरू किया है। एंटनी कॉमन बिजनेस रुपीज 10,000। तो यहाँ से ये आ रही है, कैपिटल आ रही है 10,000 की, जो कि एंटनी से मिल रही है, जहाँ से बिजनेस की शुरुआत की जा रही है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है। वित्तीय लेखांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। लेखांकन केवल ऐतिहासिक घटनाओं को रिकॉर्ड करता है। लेखांकन फर्म की सभी घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करता है। लेखांकन जानकारी अनुमानों पर आधारित है या फिर वित्तीय विवरण
केवल भौतिक वस्तुओं का विस्तार से खुलासा करते हैं, यानी इसके बारे में इसमें विस्तार से बताते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो कि इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। पहला पॉइंट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली हिस्टोरिकल इवेंट्स, करेक्ट हो जाएगा कि जो एक्चुअल में खर्चे हो चुके हैं, जो व्यय किए जा चुके हैं या इनकम रिसीव हो चुकी है, उनका लेखा किया जाता है, तो वो हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बात की जाती है। फिर है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द इवेंट्स ऑफ द फर्म, कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखाती है जो अकाउंटिंग होती है, ऐसा नहीं है। पहले ये इस बारे में प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि कुछ क्वालिटेटिव होते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव होते हैं। क्वांटिटेटिव जो कि मात्रा में हो या फिर जिनको आप मेजर कर सकें मनी में, उन ट्रांजेक्शन्स का लेखा तो कर लिया जाता है, लेकिन जो क्वालिटेटिव होते हैं, गुणात्मक पहलू होते हैं, उनका लेखा नहीं हो पाता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो अकाउंटिंग होती है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म की नहीं देती। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट ही आपका गलत हो जाएगा। या इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर अकाउंटिंग में किसी तरह की गलती हुई है, कोई फ्रॉड हुआ है, कोई गबन किया गया है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर तो जो अकाउंटिंग का काम है वहां पर भी वो पूरी तरह से जो स्थिति है सही नहीं दिखाएगा। जो थर्ड पॉइंट है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, अनुमानों पर आधारित है, करेक्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज ओनली मटेरियल आइटम्स इन डिटेल, करेक्ट है कि सिर्फ भौतिक जो वस्तुएं होती है उनका सही ढंग से सही तरीके से लेखा किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक लेन देन नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है पढ़ करके कि कौन सा ऐसा है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो अगर तीनों ही होंगे तो नन ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है, XYZ लिमिटेड ने अपने आपूर्तिकर्ताओं को शीघ्र भुगतान के लिए छूट का लाभ उठाया। कि शीघ्र भुगतान, जब शीघ्र भुगतान किया जाता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट किया जाता है, तो वहाँ पर कैश डिस्काउंट मिलता है। आपने पढ़ा होगा डिस्काउंट्स के बारे में कि दो तरह के होते हैं, क्रेडिट डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो अगर शीघ्र भुगतान के लिए जो दिया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रॉम्प्ट जो पेमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए कौन सा डिस्काउंट दिया जाता है, तो कैश डिस्काउंट ही होता है। तो वो दिया जा रहा है, तो उससे छूट का लाभ उठाया है, तो ये क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं है, करेक्ट है, होगा। XYZ लिमिटेड ने दुकान के लिए फर्नीचर खरीदने के लिए 10,000 रुपए का भुगतान किया है। फर्नीचर एसेट खरीदी गई है, इसके लिए पेमेंट 10,000 का किया गया है, ये भी ट्रांजैक्शन है आपका बिजनेस रिलेटेड। सी पॉइंट, XYZ लिमिटेड माल की आपूर्ति के संबंध में ग्राहक के साथ सिर्फ बातचीत कर रहा है, वो कस्टमर से गुड्स के रिगार्डिंग क्या कर रहा है, निगोशिएट कर रहा है। सौदेबाजी एक तरह से कहा जाता है, निगोशिएशन कर रहा है कि इतने में नहीं इतने में उस चीज को लेना है। तो आपको कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ बातचीत हो रही है, तो ये क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। केवल उन्हीं चीजों को बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा जिसमें कि किसी भी तरह से मनी जो होती है, मुद्रा का लेन देन होगा, मनी का ट्रांजेक्शन होगा, तभी वो लेन देन आपका माना जाएगा कि वो ट्रांजेक्शन और बिजनेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये सी पॉइंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Dash is a brief explanation to a journal entry given below the journal entry with brackets. Within brackets, dash journal प्रविष्टि के लिए एक संक्षिप्त विवरण है जो journal प्रविष्टि के नीचे कोष्टक के भीतर दिया गया है। विवरण खाता बही क्रेडिट डेबिट। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो जर्नल प्रविष्टि जो हम जर्नल एंट्री करते हैं उसके लिए एक ब्रीफ में एक डिस्क्रिप्शन के तौर पे होता है, क्योंकि जो जर्नल प्रविष्टि की जाती है उसमें नीचे बीइंग करके नहीं लिखा होता। जैसे कि कोई जर्नल एंट्री दे रखी है, उसके नीचे हम बीइंग करके जो है बताते हैं कि उस जर्नल एंट्री में क्या, ऐसे बीइंग कैश रिसीट फॉर्म जो भी आपका डेटर होगा उसका नाम दे रखा होता है, बीइंग कैश रिसीट फॉर्म मोहन, इस तरह से लिखा नहीं होता है। जो हम जर्नल एंट्री करते हैं उसके नीचे देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है, तो उसे हम नरेशन बोलते हैं, विवरण कहा जाता है। तो एक आंसर है ऑप्शन है। तो आप देख रहे होंगे कितना छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि क्वेश्चन की तरह बनते हैं। तो वहाँ पर आपको अच्छे से, आपने अगर पढ़ा हुआ है उस चीज के बारे में, एक एक चीज अच्छे से आपको एक्सप्लेन है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dash is the written in a ledger account at the time of its closing to indicate that the balance in that account has been carried down to the next period. डैश को खाता बही में उसके समापन के समय लिखा जाता है ताकि यह संकेत मिले कि उस खाते में शेष राशि अगली अवधि में ले जाई गई है। यानी कि जब हम लेजर में अकाउंट बना रहे होते हैं तो वहां पर किसी अकाउंट में या तो आपका डेबिट शेष है, यानी कि जो डेबिट बैलेंस है, या फिर जो है क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसे हम आगे नेक्स्ट अवधि के लिए या फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए लेकर के जा रहे होते हैं, तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, उसे हम कैरिड डाउन, इसको शॉर्ट में CD लिखा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
बी हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाए कि उसको जब आगे ले जाते हैं तो लाए हुए जो हमारा बैलेंस है उसको क्या करके दिखाया जाता है, तो उसको बीडी लिखा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैश बुक विच इज यूज टू रिकॉर्ड बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन इज रिफर्ड टू एज ए कॉलम कैश बुक। एक कैश बुक जिसका उपयोग नगद और बैंक लेन देन दोनों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, उसे उस कॉलम कैश बुक कितने इसका जो होता है वो कैश बुक बनती है कितने कॉलम्स की, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि जहाँ पर आपको नगद और बैंक यानी कि हमें कैश भी दिखाना है, बैंक कॉलम भी। तो आपको पता होगा जो कैश बुक बनाई जाती है वो कई तरह की बनती है, 2 कॉलम्स की होती है, 3 की भी होती, जिसमें आपका सिर्फ एक में सिर्फ कैश आप दिखा रहे होते हैं, एक में कैश और डिस्काउंट भी दिखाते हैं, कैश बैंक और डिस्काउंट तीनों कॉलम ये इस तरह की बनती है कैश बुक जो होती है। यहाँ पर 2 चीजें दिखा रहे हैं, नगद और बैंक दोनों को दिखा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, तो 2 कॉलम्स की बनेगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और डिस्काउंट भी होता तो 3 कॉलम्स की बनती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट इज इट्स डैश। किसी अचल संपत्ति का सकल बहिर्मूल्य उसका डैश है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट यानी कि जो सकल बहिर्मूल्य है, जो पुस्तक हम बुक्स हम बनाते हैं उन बुक्स में जिस वैल्यू का हम दिखा रहे हैं उसको बुक वैल्यू कहा जाता है। तो वहाँ पर ग्रॉस बुक वैल्यू अगर दे रखी है किसी फिक्स्ड एसेट की तो किस तरह की वैल्यू होगी, ये कह रहा है कॉस्ट प्लस डिप्रिसिएशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू या फिर रियलाइजेबल वैल्यू, कौन सी हो जाएगी, उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कहा जाता है, ऐतिहासिक लागत कहा जाता है। यानी कि ऐसी जिस लागत पे आपने या जिस कॉस्ट पे आपने उसको परचेज किया था, जैसे कि अगर आप आज किसी एसेट को फर्नीचर सपोज कर लीजिए परचेज कर रहे हैं तो अगले 5 साल के बाद फर्नीचर की वही वैल्यू नहीं रह जाएगी। 5 लाख का आपने परचेज अगर किया है तो 5 साल के बाद वो 5 लाख का नहीं होगा, उस पर डिप्रिसिएशन लगता चला जाता है। लेकिन अगर आप 5 साल बाद भी उसे 5 लाख का ही दिखा रहे हैं तो इसका मीनिंग यही है कि आप उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है ऐतिहासिक लागत से दिखा रहे हैं। और कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन यानी कि अगर आपने 5 लाख में से डिप्रिसिएशन लेस कर दिया 5 सालों का तो वहां पर इस वैल्यू पे आप दिखाएंगे तो WDV हो जाती है, उससे कहते हैं WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू कहलाती है। इसका मीनिंग हो जाएगा अपलिखित मूल्य यानी कि आपने उसमें से ह्रास को डिप्रिसिएशन को घटा दिया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रेडिट एंट्री इन अ रियल अकाउंट मीन्स डैश। वार्षिक खाते में क्रेडिट प्रविष्टि का अर्थ डैश है। व्यय में कमी, संपत्ति के मूल्य में कमी, आय में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि रियल अकाउंट है कोई, आप रियल अकाउंट की कोई एंट्री कर रहे हैं और वहां पर क्रेडिट में एंट्री हो रही है, क्रेडिट में कुछ आ रहा है तो वो किस चीज को दिखाएगा कि डिक्रीज ऑफ एन एक्सपेंस, अ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड इंक्रीज इन एन इनकम। तो यहाँ पर बेसिक आपका लग जाते हैं वो फॉर्मूलाज, या इस तरह से कह सकते हैं कि क्या रूल होता है एंट्री करने का जो अकाउंट्स बनाते हैं हम उसमें। तो रियल अकाउंट में क्रेडिट में तो आने वाली संपत्ति डेबिट हो जाती है, जाने वाली संपत्ति क्रेडिट हो जाती है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि डेबिट कर दीजिए जो कुछ भी आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ भी संपत्ति आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा कि जो भी एसेट आपकी जाएगी, इसे इस तरह से लिख सकते हैं व्हाट गोज ऑन। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि क्रेडिट में एंट्री कर रहे हैं तो क्रेडिट का मतलब एसेट गई है, एसेट डिक्रीज हुई है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। तो यहाँ पर आपको याद होने चाहिए अकाउंटिंग के जो तीनों यहाँ पर अकाउंट्स होते हैं, रियल, नॉमिनल और पर्सनल, उन तीनों में क्या रूल्स लगते हैं, किस तरह से एंट्री की जाती है। तो उसको अगर आपको याद होगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटीजेंट लायबिलिटीज अपीयर्स इन द डैश। आकस्मिक देयताएं डैश में दिखाई जाती हैं, बैलेंस शीट में, अध्यक्ष की रिपोर्ट में, शेयरधारकों की सूचना में, इनमें से कोई नहीं। तो कंटीजेंट लायबिलिटीज जो होती हैं वो कहाँ पर दिखाई जाती हैं, तो कंटीजेंट लायबिलिटीज कहाँ पर दिखाई जाएंगी, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। आपने बैलेंस शीट अच्छे से पढ़ी होगी, बैलेंस शीट के बारे में और उसका फॉर्मेट भी अच्छे से देखा होगा, जो नोट्स नीचे लिखे होते हैं वो भी आपने ध्यान दिए होंगे। तो इसमें हम कहाँ पर दिखाते हैं कंटीजेंट लायबिलिटीज को, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। कौन सी चीज कहाँ पर दिखाई जाती है इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पुटअप होंगे। तो फॉर्मेट जो भी आपकी बुक्स में दे रखे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बैलेंस शीट का है, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंस क्वेरीज इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश। खदानें डैश का उदाहरण है।
काल्पनिक संपत्तियां, तरल संपत्तियां, अमूर्त संपत्तियां, क्षयी संपत्तियां। फिक्टिशियस एसेट, लिक्विड एसेट, इंटेंगिबल एसेट, वेस्टिंग एसेट। जो माइंस होती हैं, जो खदान होती है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम कहें कोल माइंस जो होती है, कोयले की खदान जो होती है, तो उसमें क्या होता है, उस खदान में एक लिमिटेड आपका कोल या कोयला होता है, धीरे धीरे उसमें से हम निकालते रहते हैं, तो उसकी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो घटती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो इस तरह की जो एसेट होती है उसे कहा जाता है वेस्टिंग एसेट, क्षयी संपत्तियां, जिनमें धीरे धीरे कमी होती चली जा रही है। फिक्टिशियस काल्पनिक जो संपत्तियां होती हैं, ऐसी संपत्तियां जो एक्चुअल में आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसकी वैल्यूएशन होती है, तो क्या हो जाएगा, फिक्टिशियस एसेट में आ जाता है आपका गुडविल, जो ख्याति होती है वो आ जाएगी, पेटेंट आ जाता है, इसमें पेटेंट आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा, ट्रेडमार्क आ जाएगा, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। लिक्विड एसेट में क्या रहता है, जिनको आप बहुत ही इमीडिएट उससे बदल सके, कैश में कन्वर्ट कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके कैश में इमीडिएटली, वो आ जाती है लिक्विड एसेट्स में। जैसे कि आपका कैश एट हैंड है, सॉरी कैश इन हैंड है, या फिर कैश एट बैंक है, ये आ जाता है आपका लिक्विड एसेट में। और फिर क्या है आपका इंटेंजिबल एसेट पूछा गया है, अमूर्त संपत्तियां जिनको देख आप छू नहीं सकते, तो वो भी आपकी इसी तरह की हो जाती है, गुडविल है, इन्हें आप देख नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वेस्टिंग एसेट हो जाएगी जो माइंस होती हैं वो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन की लागत का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खाता तैयार किया जाता है, विनिर्माण खाता, ट्रेडिंग खाता, लाभ और हानि खाता, बैलेंस शीट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता लगाने के लिए कि उत्पादन की लागत क्या आई है, इसका पता लगाने के लिए कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट है वो तो क्या हो जाएगी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट अकाउंट ना होकर के एक स्टेटमेंट है, एक विवरण होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और बाकी तीन जो अकाउंट दे रखे हैं उनमें कौन सा अकाउंट होगा जिससे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जान सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो वो हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। विनिर्माण खाता, जो उत्पादन से रिलेटेड या जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वहां ट्रेडिंग अकाउंट ना बना करके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। इसको इस तरह भी समझ लीजिए, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है इसमें आपके सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सब इसमें दिखाए जाएंगे। जो ट्रेडिंग अकाउंट भी जो होगा उसमें भी आपके डायरेक्ट ही आते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे इसमें दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ उसको भी ध्यान में रखा करिए, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनते हैं। तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, बाकी जो एसेट और लायबिलिटीज हैं वो आपकी बैलेंस शीट में चली जाती हैं। अब क्लियर हो गया होगा आपको सारे अकाउंट्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर ए डैश। अचल संपत्तियों की बिक्री आय है, पूंजीगत लाभ, राजस्व लाभ, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति। यानी कि फिक्स एसेट को आप सेल कर रहे हैं, उससे सेल करने पर आपको जो रिसीव हो रहा है राशि या पैसा जो मिल रहा है वो क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट है, कैपिटल रिसीप्ट है, रेवेन्यू रिसीप्ट है, क्या है। तो फिक्स एसेट है तो लॉन्ग टर्म है, तो रेवेन्यू वाला तो पोर्शन होगा ही नहीं, सीधे सीधे बाहर हो जाता है। अब कैपिटल प्रॉफिट है या कैपिटल रिसीप्ट हो रही है, तो यहाँ पर प्रॉफिट तो तब होगा कि कोई भी चीज में कि जितने की आपने परचेस की थी उसमें से डिप्रिसिएशन लेस करने के बाद अब जो वैल्यू उस चीज की बच रही है और आप जो सेल कर रहे हैं उसके बीच में डिफरेंस जो आ रहा है, तो अगर ज्यादा की सेल कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए आपकी एसेट जो थी वो 5 लाख की थी और उसमें से आपने डिप्रिसिएशन लेस कर दिया 50,000 का, अब जो आपकी एसेट बचेगी वो हो जाएगी 4,50,000 की, 4,50,000 की, और आप उसको सेल करेंगे अगर 6 लाख में, 6 लाख में आपने उसको सेल कर दिया, तो डिफरेंस कितने का आया, अब डिफरेंस आ गया आपका 1,50,000 का, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। ये 1,50,000 यहाँ पर क्या है आपके प्रॉफिट में, किस तरह का प्रॉफिट हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि सेल सिर्फ करी गई है फिक्स्ड एसेट की, तो ये क्या है, ये कैपिटल रिसीप्ट में आएगा, पूंजीगत प्राप्ति माना जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इतना डीप में जाके आपको चीजों को समझना है कि डिफरेंस क्या है, अगर आपने डीपली नहीं चीजों को समझा तो वहां पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर एन एग्जाम्पल ऑफ। प्रारंभिक व्यय एक उदाहरण है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रारंभिक व्यय जो होते हैं किस तरह का एग्जाम्पल है या किस चीज का उदाहरण होते हैं।
तो यहाँ पर जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, अस्थगित राजस्व व्यय। तो ये इस तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको कई वर्षों तक आप आगे ले जा करके अपलिखित करते हैं, रिटर्न डाउन करते रहते हैं, तो वो उस तरह के एक्सपेंसेस में आपके प्रारंभिक व्यय आते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ना ये कैपिटल है ना रेवेन्यू है, ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटी कैश बुक इज प्रिपेयर्ड टू, खुदरा रोकड़ बही तैयार की जाती है छोटे व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, नगद में भुगतान किए गए छोटे खर्चों को पूरा करने के लिए, छोटी और विविध आय को कवर करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो पेटी कैश बुक जो होती है वो किस लिए प्रिपेयर की जाती है? ये 31st क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन से हम आगे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इस पर नेक्स्ट इसका जो पार्ट आएगा वहां से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप लोग सब लोग इसका आंसर जरूर से मुझे कमेंट करिएगा कि क्या करेक्ट आंसर है इसका। जिन बच्चों का सही आंसर होगा उन सबका आंसर मैं स्क्रीन पर बताऊंगी कि किसने किसने सही आंसर दिया है। सब लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।